चैप्टर्स 2253, 2254, 2255, 2256 चैप्टर स्टार्ट। रैंक 9 एडवांस रिफाइनमेंट गू। फैंग युआन ने यूज ध्यान से देखा और पाया कि उसका अपीयरेंस पिछले रैंक 8 वर्जन से ज्यादा अलग नहीं था, लेकिन इसमें एक क्वालिटेटिव चेंज आ चुका था। यह फैंग युआन का दूसरा रैंक 9 इमॉर्टल गू था और इससे फैंग युआन को जबरदस्त मदद मिलने वाली थी। 4 एलिमेंट्स स्क्वायर रिग्रेट ब्लड रिफाइनमेंट पूल भी इसकी वजह से एक रैंक 9 इमॉर्टल गू हाउस बन जाएगा। एक रैंक 9 इमॉर्टल गू हाउस। ऐसे इमॉर्टल गू हाउसेस तो इंसानियत की पूरी हिस्ट्री में भी गिने चुने हाई थे। हेवनली कोर्ट का हेवन ओवरसीइंग टावर सबसे फेमस गू हाउस था। बदकिस्मती से रैंक 9 फेट गू के तबाह होने के साथ उस दोबारा बनाना नामुमकिन था। एक बार मेन मॉडिफिकेशंस पूरे कर लूं तो रैंक 9 एडवांस रिफाइनमेंट गू को 4 एलिमेंट्स स्क्वायर रिग्रेट ब्लड रिफाइनमेंट पूल में फिर से रखा जा सकता है, जिससे इस इमॉर्टल गू हाउस में भी एक क्वालिटेटिव चेंज आएगा। अगर इमॉर्टल गू हाउसेस की कोई रैंकिंग लिस्ट होती तो ये पक्का फर्स्ट प्लेस पर होता। फैंग युआन ने मन ही मन हिसाब लगाया। अगर पहले की बात होती तो 4 एलिमेंट्स स्क्वायर रिग्रेट ब्लड रिफाइनमेंट पूल शायद डिवाइन एम्परर सिटी के बराबर का होता, लेकिन जैसे ही ये असली रैंक 9 बन जाएगा, ये डिवाइन एम्परर सिटी को आराम से दबा देगा। आखिरकार डिवाइन एम्परर सिटी के पास कोई रैंक 9 इमॉर्टल गू नहीं था। नेचुरली फैंग युआन को पिछले 4 एलिमेंट्स स्क्वायर रिग्रेट ब्लड रिफाइनमेंट पूल को मॉडिफाई करना पड़ेगा ताकि वो रैंक 9 एडवांस रिफाइनमेंट इमॉर्टल गू के लिए सूटेबल हो। फैंग युआन एक रिफाइनमेंट पाथ वेनरेबल था। रिफाइनमेंट पाथ में सुप्रीम ग्रैंड मास्टर, उसके लिए ये मॉडिफाई करना कोई मुश्किल काम नहीं था। फैंग युआन ने एडवांस रिफाइनमेंट इमॉर्टल गू को साइड में रखा और खुद को जांचा। जैसा उसने सोचा था, दूसरे रैंक 9 इमॉर्टल गू की वजह से अस्पर किलर मूव ऑब्सक्योर्ड हेवनली सीक्रेट से बने जाल जैसे हेवन पाथ डाउ मार्क्स पहले से लगभग डबल स्पीड से खत्म हो रहे थे। इससे पता चलता था कि रैंक 9 एडवांस रिफाइनमेंट गू फैंग युआन को जबरदस्त मदद देगा। इसका मतलब बहुत बड़ा था क्योंकि यह आगे होने वाले कई मामलों पर असर डाल सकता था। ए फ्लैट से फैंग युआन के लिए दूसरे रैंक 8 इमॉर्टल गू का रैंक बढ़ाना बहुत आसान हो जाएगा। खुशकिस्मती से स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल और जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने बहुत सारा इमॉर्टल एसेंस खर्च किया है। उन्हें भी अपने बचे हुए इमॉर्टल एसेंस को नेचुरल डाउ मार्क्स रिफाइन करने में इस्तेमाल करना होगा। वो पहले की तरह बार बार जांच नहीं करेंगे, इससे ऑब्सक्योर्ड हेवनली सीक्रेट पर प्रेशर काफी कम हो जाएगा। फैंग युआन जानता था कि ऑब्सक्योर्ड हेवनली सीक्रेट इस स्टेज पर अपनी हदों तक पहुंच चुका था। अगर फैंग युआन तीसरा रैंक 9 इमॉर्टल गू रिफाइन करना चाहता तो ऑब्सक्योर्ड हेवनली सीक्रेट शुरुआती स्टेज में उस छुपाने में मदद कर सकता था, लेकिन मिड लेट स्टेज तक उस छुपाए रखना नामुमकिन हो जाता। किलर मूव का असर पूरी तरह से खत्म हो जाता। तो मेन रिफाइन करूं या ना करूं? अगर मैं तीसरा रैंक 9 इमॉर्टल गू रिफाइन करता हूं तो कौन सा रिफाइन करूं? फैंग युआन ने शांत होकर सिचुएशन को एनालाइज किया। वो अब अंदर और बाहर दोनों तरफ से प्रॉब्लम्स का सामना कर रहा था। अंदर की प्रॉब्लम सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर की इंस्टेबिलिटी थी। नॉन कन्फ्लिक्टिंग डाउ मार्क्स की वजह से अजीब व गरीब हालात पैदा होते रहते थे, जिससे पूरे इमॉर्टल एपर्चर का इकोसिस्टम अनस्टेबल हो गया था। क्रेज डेमन केव की लड़ाई में सबऑर्डिनेट्स के भारी नुकसान की वजह से सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर में गू इमॉर्टल्स बहुत कम थे और वो बड़ी मुश्किल से हालात को संभाल पा रहे थे। दूसरी प्रॉब्लम थी कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस। वेनरेबल्स को भी ट्रिब्यूलेशन से गुजारना पड़ता था। 3 वेनरेबल्स में से जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल और स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के लिए अपने इमॉर्टल एपर्चर के टाइम फ्लो को टाइम पाथ मेथड से बदलना कन्फ्लिक्टिंग डाउ मार्क्स की वजह से बेहद मुश्किल था। फैंग युआन ने हालांकि हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस का रैंक बढ़ाते वक्त अपने टाइम फ्लो को 2 बार स्पीड अप किया था। इसके लिए उसके टाइम पाथ क्लोन हेचुनक्यू का टाइम पाथ फाउंडेशन लगभग पूरी तरह इस्तेमाल हो गया था। कुछ वक्त के लिए फैंग युआन सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर के टाइम की रफ्तार को नहीं बदल पाएगा। अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो उससे कई चेंजेस की एक सीरीज शुरू हो जाएगी। अजीब व गरीब हालात बार बार उभरेंगे और एक भयानक ट्रिब्यूलेशन बन जाएंगे जो पूरे सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर को कवर कर लेगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक टाइम पाथ किलर मूव जो पूरे सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर को बदल सके, यूज बेहद हाई रैंक का होना जरूरी था। इफेक्टिव होने के लिए कई टाइम पाथ डाउ मार्क्स को एंग्रेव या मॉडिफाई करना पड़ता। इन टाइम पाथ डाउ मार्क्स में अचानक बदलाव सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर में एक चेन रिएक्शन पैदा कर देगा, जिससे अनुमान से परे बदलाव होंगे और आखिर में भारी नुकसान होगा। अगर नुकसान हुआ तो इसका यूएस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। पहले
फैंग युआन रिकवरी मेथड्स के तौर पर लैंडस्केप एज बिफोर को ये एसेंस पूल्स के साथ इस्तेमाल करता था, लेकिन अब उन्हें इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था क्योंकि ये एसेंस पूल्स में रिवर ऑफ टाइम का पानी हाल ही में डाला गया था। इस मेथड का असली एसेंस ऐप भी टाइम पाथ डाउ मार्क्स हाई थे। डिसऑर्डरली टाइम पाथ डाउ मार्क्स की वजह से पैदा होने वाले अजीब और गरीब हालात किसी भी टाइम पाथ डाउ मार्क्स के इस्तेमाल से सिचुएशन को और बिगाड़ देंगे। इस खतरे को कम करने के लिए मुझे कम से कम एक टाइम पाथ डाउवे बनाना होगा। तीसरी अंदर की प्रॉब्लम सॉवरन इमॉर्टल बॉडी का खाना था। फैंग युआन का सॉवरन इमॉर्टल बॉडी सॉवरन इमॉर्टल फीटस गू से बना था। उस हर एक निश्चित समय के बाद उसी रैंक के इमॉर्टल एपेचेस को खाना पड़ता था। फैंग युआन का कल्टीवेशन एब रैंक 9 था, इसलिए यूज रैंक 9 इमॉर्टल एपेचेस को निगलना था। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल और स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल फैंग युआन का खाना थे, लेकिन इसमें मुश्किल बहुत ज्यादा थी। नेचुरली फैंग युआन तैयार था। उसने क्रेज डेमन केव में जिंदा हुए पैराडाइस अर्थ के खिलाफ साजिश रची थी। पैराडाइस अर्थ के मरने से पहले वो रैंक 9 से बस थोड़ा ही दूर था। उसकी लाश में अब भी एक रैंक 8 इमॉर्टल एपेचर था। यह रैंक 8 इमॉर्टल एपेचर क्वाजी रैंक 9 लेवल का था। इसके अलावा क्योंकि पैराडाइस अर्थ ने हेवन पाथ कल्टिवेट किया था, इस इमॉर्टल एपेचर ने एक यूनिक स्टाइल दिखाया। यह असल में एक इंडिपेंडेंट एंटिटी बन सकता था जो बेहद स्टेबल था। आमतौर पर जब एक गू इमॉर्टल मरता है, उनका इमॉर्टल एपेचर अनस्टेबल हो जाता है और दुनिया पर गिर जाता है। अपने इमॉर्टल एपेचर का एंट्रेंस खोलकर बड़ी मात्रा में हेवन एंड अर्थ ची एब्जॉर्ब करता है, ताकि या तो एक ब्लेस्ड लैंड या ग्रोटो हेवन बन सके। लेकिन पैराडाइस अर्थ का क्वाजी रैंक 9 हेवन पाथ इमॉर्टल एपेचर खास था, वो स्टेबल था। अगर फ्यूचर में हालात बिगड़ गए तो मैं अपनी सोल को स्प्लिट करके पैराडाइस अर्थ की बॉडी से एक हेवन पाथ क्लोन बनाऊंगा। फिर इस क्लोन को ट्रिब्यूलेशन से गुजरने दूंगा ताकि वो एक हेवन पाथ वेनरेबल बन जाए, और फिर उसके रैंक 9 इमॉर्टल एपेचर को निगल जाऊंगा। पैराडाइस अर्थ की लाश फैंग युआन का फ्यूचर फूड थी। नेचुरली ऐसा करना काफी वेस्टफुल था। अगर मुमकिन होता तो फैंग युआन चाहता कि उसके पास मदद के लिए एक हेवन पाथ वेनरेबल क्लोन हो। 3 मुख्य अंदर की प्रॉब्लम्स थी: सॉवरन इमॉर्टल एपेचर, कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस, और खाना। इनके अलावा फैंग युआन के पास बाहरी प्रॉब्लम्स भी थी। बाहरी प्रॉब्लम्स थी वेनरेबल्स। फैंग युआन ने चुपके से डू रैंक 9 इमॉर्टल गू रिफाइन कर लिए थे। यह अभी उसका सबसे बड़ा एडवांटेज था। लेकिन दूसरे वेनरेबल्स के पास भी अपने एडवांटेजेस थे। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने तीनों वेनरेबल्स में से सबसे ज्यादा डाउ मार्क्स रिफाइन किए थे। अपने टेरिटरी में वो दूसरे 2 के खिलाफ लड़ सकता था और यहां तक कि अन पर हावी भी हो सकता था। बाहरी दुनिया के डाउ मार्क्स से मिलने वाला एम्प्लीफिकेशन बहुत ज्यादा था। और हालांकि स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल इस मामले में जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल से नीचे थी, उसके रिफाइन किए गए विजडम पाथ डाउ मार्क्स का स्केल साफ तौर पर फैंग युआन से ज्यादा था। इसके अलावा फैंग युआन अंदाजा लगा सकता था कि स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल अपने किलर मूव्स को मॉडिफाई कर रही थी। फैंग युआन का इस मामले में फाउंडेशन लगभग ना के बराबर था। उसके पास 2 नए रिफाइन किए हुए रैंक 9 इमॉर्टल गूदर, लेकिन उसके पास उनके साथ इस्तेमाल करने के लिए कोई कॉम्प्लीमेंट्री किलर मूव्स नहीं थे। फैंग युआन की किलर मूव्स डिड्यूस करने की अपनी स्किल स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल से बहुत नीचे थी। अगर अब तीनों वेनरेबल्स में लड़ाई होती तो फैंग युआन के डू रैंक 9 इमॉर्टल गू सीधी मदद नहीं दे पाते। दोनों वेनरेबल्स की एक और बात थी जिससे फैंग युआन जलता था। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के पास लॉन्जेविटी हेवन था, जबकि स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के पास हेवनली कोर्ट। दोनों वेनरेबल्स के पास अपने हेडक्वार्टर्स द जब तक वो अंदर छुपे रहते, उन्हें एक जबरदस्त एम्प्लीफिकेशन मिलता और वो एक डाउनलोड की ताकत दिखा सकते थे। भले ही दूसरे 2 वेनरेबल्स सच्चे दिल से अलायंस बना ले, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। इससे उन्हें एक ऐसी जगह मिलती थी जिसे कोई भेद नहीं सकता। भले ही सिचुएशन कितनी भी खराब हो जाए, जब तक उनके पास अपने हेडक्वार्टर्स द उनके पास एक ठिकाना और काउंटर अटैक करने की उम्मीद रहती। फैंग युआन के पास हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। सॉवरन इमॉर्टल एपेचर अनस्टेबल था। वो यूज बैटलफील्ड के तौर पर इस्तेमाल करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? वो इस मामले में सच में दूसरे 2 वेनरेबल्स से कंपेयर नहीं कर सकता था। आखिरकार 2 वेनरेबल्स के पास उनकी पिछली जिंदगियों की जमा पूंजी थी, जबकि फैंग युआन अपनी पिछली 500 साल की जिंदगी में रैंक 8 गू इमॉर्टल भी नहीं था। इसका मुख्य कारण यह था कि फैंग युआन के पिछले 500 सालों में फेट गू अब भी मौजूद था। हेवंस विल ने उसके लिए इंतजाम किए थे और वेनरेबल्स के अपने इंतजाम थे,
फैंग युआन के पास उनके खिलाफ जाने की कोई काबिलियत नहीं थी। इसलिए अगर फैंग युआन हार जाता तो उसके पास पनाह लेने के लिए कोई जगह नहीं होती। फैंग युआन ने काफी देर तक सोचा, लेकिन किसी फैसले पर नहीं पहुंच सका। उसके सामने एक मुश्किल फैसला था। वो रिफाइन करने या ना करने का विकल्प चुन सकता था। दोनों का उसके आगे के एक्शंस पर बहुत बड़ा असर पड़ता। जैसे अगर उसने एक रैंक 9 इमॉर्टल गू रिफाइन किया जिसे लड़ाई में सीधे इस्तेमाल किया जा सकता था, तो फैंग युआन शायद दूसरे वेनरेबल्स को दबाने के लिए कोई कदम उठाता, उनका इमॉर्टल एसेंस खत्म करता और अपने इमॉर्टल एसेंस एडवांटेज को बढ़ाता। अगर वो यूज रिफाइन नहीं करता तो ऑब्सक्योर्ड हेवनली सीक्रेट कुछ और वक्त तक टिक सकता था। इस मौके का इस्तेमाल करके फैंग युआन चुपके से और भी एडवांटेजेस जमा कर सकता था। यह फैंग युआन के चॉइस पर डिपेंड करता था। मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। फैंग युआन ने एक गहरी सांस ली। क्रेज डेमन केव की खत्म हो चुकी लड़ाई के विपरीत वेनरेबल्स के पास ऐप डेवलप होने का वक्त था। उनके ट्रम्प कार्ड्स और मेथड्स अब तक बदल चुके थे। जब सिचुएशन साफ ना हो तो फैसला लेना आसान नहीं था। एक सीधे कॉन्फ्रंटेशन को चुनने का एक और फायदा यह था कि इंफॉर्मेशन जबरदस्ती हासिल की जा सकती थी। लेकिन फैंग युआन को लगा कि एक ही वक्त में दो वेनरेबल्स को दबाने का प्लान कुछ हद तक अनरिलायबल था। उनके पास अपने टेरिटरीज दी, और अगर दोनों वेनरेबल्स को हाथ मिलाने पर मजबूर किया गया तो क्या फैंग युआन यूज संभाल पाता? जैसे जैसे तीन वेनरेबल्स का मुकाबला लंबा खींचता गया, इंफॉर्मेशन की अहमियत और भी बढ़ गई। फैंग युआन, हालांकि, इस मामले में स्पेशलाइज्ड नहीं था। इंफॉर्मेशन पाथ इंफॉर्मेशन जमा करने में सबसे ज्यादा स्पेशलाइज्ड था, और फैंग युआन ने इंफॉर्मेशन पाथ में कभी कोई खास कामयाबी हासिल नहीं की थी। इसका मतलब ये नहीं था कि उसने इंफॉर्मेशन पाथ में कोई प्रोग्रेस नहीं की थी। हालांकि ली सियोबाई को यूएस वक्त इंफॉर्मेशन पाथ की उम्मीद सौंपी गई थी, अब वो बस एक बेकार मोहरा था। फैंग युआन का मौजूदा फाउंडेशन ऐप भी आम गू इमॉर्टल्स या सुपर फोर्सेस पर इंफॉर्मेशन जमा करने में इफेक्टिव था। लेकिन इंफॉर्मेशन पाथ में उसकी अटेनमेंट कभी उसके डेवलपमेंट के साथ कदम नहीं मिला पाई थी। एफ्लैट जब वो डू वेनरेबल से डील कर रहा था तो यह एस्पेक्ट काफी कमजोर लग रहा था। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल उसकी जांच कर रहा था, स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल उसके बारे में डिड्यूस कर रही थी, लेकिन फैंग युआन के पास कोई काउंटर अटैक करने का रास्ता नहीं था। जब फैंग युआन गहरी सोच में डूबा हुआ था, वेस्टर्न डेजर्ट में हालात तेजी से बदल रहे थे। वान सियो, वान जी होंग, सन वैंग, साथ हाई वान जी होंग, जो जोंग शिन और बाकी लॉगसियो क्लैन के हेडक्वार्टर्स ब्लेस्ड लैंड में पहुंच। मैं तुम्हारे यहां आने का मकसद पहले से जानता हूं। फैंग क्लैन पागल हो गया है और डिमोनिक पथ में गिर गया है। वो वेस्टर्न डेजर्ट के राइचस पाथ के लिए एक शर्म की बात है। मेरा सियो क्लैन वैन क्लैन की उनके खोए हुए टेरिटरी को वापस हासिल करने में मदद करने को तैयार है। सियो येहू ने सियो क्लैन का स्टैंड साफ साफ जाहिर किया। वैन क्लैन के ग्रुप ने सियो क्लैन के साथ आसानी से एक अलायंस बना लिया। एक राउंड डिस्कशन के बाद वैन क्लैन विजुअलाइजेशन ओएसिस, परफ्यूम फ्लाइंग आइलैंड और ब्लैक येलो अर्थ पूल जैसे रिसोर्स पॉइंट्स छोड़ने के लिए तैयार हो गया। सियो क्लैन सियो येहू और कई दूसरे सियो क्लैन एक्सपर्ट्स को भेजेगा। साथ ही हेवनली कोर्ट ने उन्हें इमॉर्टल एसेंस स्टोन से सपोर्ट किया। इसके अलावा हेवनली कोर्ट ने गारंटी दी कि अगर हेवन रिफाइनिंग डेमन वेनरेबल ने कोई कदम उठाया तो स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल जरूर उस रोकने और वेस्टर्न डेजर्ट के राइचस पाथ फोर्सेस को बचाने के लिए आएगी। जो जोंग शिन और वान जी होंग की एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ फैंग क्लैन के खिलाफ एक राइचस पाथ अलायंस तेजी से बन रहा था। सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर के अंदर मिनी वेस्टर्न डेजर्ट मर्मेड इमॉर्टल यूजी का चेहरा पीला पक गया था। वो हौंफते हुए अपने सामने के फ्लाइंग सैंड टनल को देख रही थी। आखिरकार ये सेट हो हाई गया, यूजी बड़बड़ाई। रॉकमैन गू इमॉर्टल शी सैनबाई ने उसका शुक्रिया अदा किया। यूजी, तुम वाटर पाथ में स्पेशलाइज करती हो। इस तरह का अर्थ पाथ रिसोर्स पॉइंट सेटअप करना तुम्हारे लिए सच में बहुत मुश्किल रहा होगा। मैं अकेले ये काम नहीं कर पाता। रॉकमैन अर्थ पाथ में सबसे ज्यादा माहिर थे। ये उनका रेशियल टैलेंट था। शुरुआत में शी सनबाई और शी गुआबाई ने अर्थ पाथ रिसोर्स पॉइंट्स सेटअप करने का मिशन पूरा करने पर रजमंद हुए थे। लेकिन कुछ समय पहले फैंग युआन ने अचानक एक कमांड भेजा और कई रॉकमैन गू इमॉर्टल्स को सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर से बाहर भेजे दिया। शी सनबाई के पास कोई और चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो किसी और के साथ टीम अप करने का इंतजार करे। आखिर में उसने यूजी के साथ टीम बनाई। हालांकि यूजी वाटर पाथ में माहिर थी, वो आखिरकार एक रैंक 7 गू इमॉर्टल थी। शी सनबाई को लीडर और यूजी को सपोर्ट के रूप में दोनों ने मिलकर काम किया और लगभग 10 दिन इस रिसोर्स पॉइंट को सेटअप करने में लगा दिए,
और मिशन पूरा कर लिया। शी सनबाई को शुक्रिया अदा करते देख यूजी ने विनम्रता से जवाब दिया। उसका रवैया काफी नम्र था। उसके अपने प्लान्स दरअसल फ्लाइंग सैंड टनल जैसे रिसोर्स पॉइंट्स को अर्थ वेन नोड्स के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। लॉर्ड फैंग युआन का क्लोन खुद यहां आकर एक इमॉर्टल फॉर्मेशन सेटअप करेगा ताकि इसे अर्थ वेन नोड्स में से एक बना सके। ये मेरे लिए लॉर्ड फैंग युआन से मिलने का मौका है। जब यूजी ने फैंग युआन के नो बॉडी को देखा था तो उसका इरादा डगमगा गया था, लेकिन इस दौरान वो इससे उभार चुकी थी। यूज फैंग युआन के में बॉडी के साथ रिश्ता बनाने की कोई खास उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसका ध्यान फैंग युआन के क्लोन्स पर था। बस अगर वो फैंग युआन से जुड़ सके, उसकी फियोंसेज में से एक बन सके, तो मर्मैन रेस का स्टेटस तुरंत स्टेबल और अटल हो जाएगा। इसके अलावा इस रिश्ते के साथ मर्मैन रेस को अपने विकास के लिए एक शक्तिशाली सुरक्षा मिलेगी। क्योंकि उसके पास ये साजिश थी, यूजी ने ये मिशन लिया और शी सनबाई के साथ मिलकर काम करने आए। आसमान में अचानक एक साया उभरा। लॉर्ड वू शुआई यहां हैं। शी सनबाई ने एक सम्मानजनक भाव दिखाया। वो आ गया। वू शुआई फैंग युआन का ड्रैगनमैन क्लोन है। यूजी की दिल की धड़कन तेज हो गई जब उसने खुद को मन ही मन हिम्मत दी। मर्मैन रेस के भविष्य के लिए लड़ना उसके ऊपर था। यूजी ने जल्दी से अपना अपीयरेंस चेक किया। इस बार उसने एक दुर्लभ और कीमती मोतियों का हार पहना हुआ था जो लगातार समुद्री हवा की हल्की खुशबू छोड़ रहा था। उसके शानदार पोशाक ने उसके आकर्षक फिगर को दिखाया और चमकदार मछली के स्केल्स ने एक डीए ग्रहित होने का एहसास दिया। यूजी ने मन ही मन संतुष्टि से सर हिलाया और खुद को हिम्मत दी। उसने आसपास देखा और अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लाई जब उसने एक आकर्षक भाव दिखाने की पूरी कोशिश की। शी सनबाई हक्का बक्का रह गया, तुरंत हाई मर्मेड इमॉर्टल का प्लान समझ गया। जब वू शुआई फ्लाइंग सैंड टनल के ऊपर पहुंचा तो यूजी ने धीरे से कहा, लॉर्ड वू शुआई को प्रणाम। इस आवाज ने शी सनबाई को एक ठंडक का एहसास दिलाया। उसने भी जल्दी से प्रणाम किया। वू शुआई ने अन पर एक नजर डाली और हल्के से सर हिलाया, फिर एक इन्वेस्टिगेटिव किलर मूव एक्टिवेट करके फ्लाइंग सैंड टनल की सावधानी से जांच की। 3 बार जांच करने के बाद वू शुआई ने संतुष्टि से कहा, बुरा नहीं है, तुमने इस फ्लाइंग सैंड टनल को सेटअप करने में अच्छा काम किया है। ऐसा कहने के बाद वू शुआई ने इमॉर्टल गू और कई इमॉर्टल मटेरियल्स को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। जब उसने एक इमॉर्टल फॉर्मेशन सेटअप करना शुरू किया, यूजी ने ध्यान से वू शुआई को देखा। वो मस्कुलर और हैंडसम था, उसकी नाक ऊंची थी और होठ मजबूत थे। वो एक बेजोड़ हीरो जैसा लग रहा था। उसकी ऊन की पुतलियां अंबर रंग की थी, उसके पास सुनहरे घुमावदार सिंगों का एक जोड़ा था, खासकर उसके शुद्ध सोने के ड्रैगन स्केल्स जो चमक रहे थे, वो मर्फोक के सौंदर्य बोध के अनुकूल थे। लॉर्ड फैंग युआन सच में बेजोड़ सुंदरता के मालिक हैं। यूजी ने मन ही मन प्रशंसा की। फैंग युआन के में बॉडी की सुंदरता उसके लिए एक झटके जैसी थी। उस ऐसा एहसास हुआ कि वो सिर्फ उसकी पूजा कर सकती है और उस ऊपर देख सकती है, जिससे वो खुद को कमजोर महसूस करती थी। जबकि वू शुआई के हीरोइक रूप ने उसके दिल को छू लिया। कई घंटों के बाद वू शुआई ने इमॉर्टल फॉर्मेशन सेटअप करना पूरा कर लिया। लॉर्ड वू शुआई के पास सच में कमाल के मेथड्स हैं, आप इतनी आसानी से इमॉर्टल फॉर्मेशन सेटअप कर सकते हैं। यूजी ने तुरंत प्रशंसा की। वू शुआई ने मुस्कुराकर कहा, मैं अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता, मुझे असली असर देखना होगा। पीछे हटो और अपनी सुरक्षा का ख्याल रखो। एक नए बने फॉर्मेशन का पहला एक्टिवेशन काफी खतरनाक होता था। अगर किलर मूव फेल हो जाता तो इससे एक बैकलैश हो सकता था। इमॉर्टल फॉर्मेशन टूट जाता और ये न सिर्फ गू इमॉर्टल पर बैकलैश डालता बल्कि आसपास के माहौल में भी एक हिंसक बदलाव लाता। आखिरकार फॉर्मेशन अपने आसपास के माहौल से गहराई से जुदा होता था। खासकर एक रिसोर्स पॉइंट पर इस तरह का बड़ा फॉर्मेशन एक बार टूटने पर रिसोर्स पॉइंट में बड़े पैमाने पर केंद्रित डाउ मार्क्स के कारण होने वाला हिंसक बदलाव और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाता। सॉवरन इमॉर्टल अपर्चर जैसे माहौल में तो ये और भी ज्यादा था। ये अनुभव से सीखा गया था। इमॉर्टल फॉर्मेशंस के अरेंजमेंट में पहले ही कई फेलियर्स हो चुके थे, जिससे डाउ मार्क्स अराजक हो गए और आसपास का माहौल तेजी से बदल गया। रिसोर्स पॉइंट्स का नुकसान तो छोटी बात थी, उन्होंने भयानक अजीब और गरीब हालात भी पैदा कर दिए थे। वू शुआई ने सावधानी से फॉर्मेशन एक्टिवेट किया। वो आखिरकार एंस्लेवमेंट पाथ कल्टिवेट करता था। फॉर्मेशन सेटअप करने का कारण यह था कि वो में बॉडी के साथ अटेनमेंट लेवल्स शेयर करता था। इसलिए अगर फॉर्मेशन में कोई गलती होती तो वू शुआई के लिए अपने मेथड से उससे निपटना मुश्किल होता, क्योंकि वो एक फॉर्मेशन पाथ गू इमॉर्टल नहीं था। इमॉर्टल फॉर्मेशन एक्टिवेट होने लगा। फिलहाल कुछ भी अनापेक्षित नहीं हुआ।
वू शुआई की ऊर्ज मशालों की तरह चमक रही थी, बिना किसी आराम के संकेत के। कुछ सांसों के बाद यूजी आखिरकार बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो हिम्मत करके वू शुआई के पास आए और एक आदरपूर्ण भाव से कहा, लॉर्ड वू शुआई, इस इमॉर्टल फॉर्मेशन में कोई समस्या नहीं लगती। वू शुआई ने उसकी तरफ नहीं देखा, उसने हवा को सूंघा और हल्का सा माथा सिकोड़ा। ये कैसी गंध है? यूजी खुश हो गई और शर्मीले अंदाज में कहने ही वाली थी कि ये उसके मोतियों की खुशबू है। लेकिन ठीक उसी पाल एक धमाका हुआ। फ्लाइंग सैंड टनल से बड़ी मात्रा में बदबूदार की बाहर निकल आई। आसपास का दासली का इलाका तुरंत एक गंदी बदबू से भर गया। यूजी का चेहरा पीला पड़ गया, उस लगभग उल्टी आ गई। उसके मोतियों की खुशबू पूरी तरह से दब गई। इसके अलावा सफेद मोतियों का हार काला पड़ गया। वू शुआई जोर से हंसा। चिंता करने की जरूरत नहीं है, यह अर्थ स्टेंच की है। इस फ्लाइंग सैंड टनल को रिलोकेट करने का तरीका ठीक नहीं था, इसलिए ये जमा हुई बदबूदार ची टनल के अंदर इकट्ठा हो गई। लेकिन अब सब ठीक है, इस फॉर्मेशन ने उन्हें निकाल दिया है। अब कोई छिपा हुआ खतरा नहीं बचा। बधाई हो, लॉर्ड वू शुआई, शी सनबाई ने जल्दी से तारीफ की। यूजी ने भी बदबू सहते हुए प्रशंसा की। ये सब लॉर्ड वू शुआई के असाधारण मेथड्स का कमाल है। वो एक बार फिर हिम्मत करके उसके पास आई, वू शुआई की नज़र को अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश करते हुए। लेकिन ठीक उसी वक्त फ्लाइंग सैंड टनल से रेतीले पत्थर बाहर निकलने लगे। ये रेतीले पत्थर नमी से भरे हुए थे, इसलिए उनसे निकलने वाली बदबू अर्थ स्टेंच की से भी बदतर थी। रेतीले पत्थरों के गोले हवा में उड़े और फिर आसपास के इलाके में छाप छाप की आवाज के साथ गिरने लगे। बिल्कुल जैसे कोई डंप कर रहा हो। यूजी ने आसमान में भरे रेतीले पत्थरों को देखा, उस निराशा महसूस हुई। इस हालत में वो कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, वू शुआई प्रभावित नहीं होगा। रेतीले पत्थरों के कुछ देर गिरने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। फ्लाइंग सैंड टनल से बड़ी मात्रा में बारीक सूखी रेत के कण निकलने लगे। रेत के कण लगभग 100 फीट ऊंचे उड़े और फिर हल्की बारिश की तरह जमीन पर बिखर गए। यह फ्लाइंग सैंड था, इसका टेक्सचर नरम था, यह एक इमॉर्टल मटेरियल था। हालांकि यह सिर्फ एक रैंक 6 इमॉर्टल मटेरियल था, लेकिन इसके कण बड़ी मात्रा में थे। फॉर्मेशन के असर से फ्लाइंग सैंड टनल अर्थ वे नोड्स में से एक बन गया था। वू शुआई ने संतुष्टि से सर हिलाया और खुश आवाज में कहा, अब अर्थवे का दूसरा रिंग पूरा हो गया है। हालांकि हम क्रेज डेमन केव की लड़ाई से पहले भी दूसरे रिंग पर थे, लेकिन इस दूसरे रिंग के नोड्स मौजूदा स्केल से बहुत कम थे। मुझे यकीन है कि यह दुनिया बेहतर होती जाएगी, यूजी ने सहमति में जोड़ा। वू शुआई ने यूएस पर एक नजर डाली, फिर शी सनबाई पर एक नजर डाली और उठ गया। यूजी और शी सनबाई ने जल्दी से उस अलविदा कहा। जब तक वू शुआई आसमान में गायब नहीं हो गया, तब तक यूजी ने अपनी नजर नहीं हटाई और गहरी सांस ली, अपनी गहरी निराशा को छिपा नहीं पाई। शी सनबाई मन हाय मन हंसा। वो मरमेड का प्लान जानता था, लेकिन उसने उस नीचा नहीं समझा। मेरमेंग सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में कुछ समय से रह रहे थे। ये समय ना ज्यादा लंबा था ना छोटा। मरमेड इमॉर्टल्स अपने कामों में बहुत सावधान थी और लगभग सभी गू इमॉर्टल्स उनके बारे में जानते थे। शी सनबाई के हिसाब से कमजोर का मजबूत पर निर्भर रहकर जीना एक समझदारी भरा प्लान था। यूज कोई दुश्मनी महसूस नहीं हुई। आखिरकार रॉक में सभी मर्द, वो कंपटीशन में हाई नहीं। इसलिए शी सनबाई ने अनजान बनने का नाटक किया। मैं एक और अर्थ पाथ रिसोर्स पॉइंट सेटअप करने जा रहा हूं। फेरी यूजी, क्या आप मेरे साथ टीम अप करना जारी रखेंगी? शी सनबाई स्वाभाविक रूप से एक अर्थ पाथ गू इमॉर्टल को सहयोगी के रूप में चाहता था, लेकिन सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में मैनपावर की सच में बहुत कमी थी। यूजी उसके साथ पहले ही काम कर चुकी थी, उनके बीच एक हद तक तालमेल था। यूजी ने डिटेल्स पूछी, फिर एक मुश्किल चेहरा बनाते हुए शी सनबाई को नम्रता से माना कर दिया। अगला अर्थ पाथ रिसोर्स पॉइंट अर्थ वेन नोड के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। इसका मतलब यूजी फैंग युआन के क्लोन को नहीं देख सकती थी, इसलिए उसके पास इसे करने का कोई इंसेंटिव नहीं था। शी सनबाई समझ गया। उसने सुझाव दिया, जैसा कि मैं देख रहा हूं, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। यूजी को थोड़ा अजीब लगा। उसके मन में एक ख्याल आया, सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में गू इमॉर्टल्स सच में आराम करते हैं? यूजी यहां कुछ समय से रह रही थी। वो पहले ही पहचान चुकी थी कि यहाँ के गू इमॉर्टल्स कितने वर्कहॉलिक्स द, उन्हें आराम क्या होता है पता ही नहीं था। ये पहली बार था जब उसने यहाँ के एक गू इमॉर्टल से आराम शब्द सुना था। शी सनबाई हंसा, ये मेरा अपना अनुभव है। मिशन बोर्ड कभी खाली नहीं होगा, बल्कि अनंत मिशंस हैं, लेकिन हमारे पास मैनपावर की कमी है। अक्सर
हम मिशन में माहिर नहीं होते, लेकिन हमारे पास उन्हें जबरदस्ती पूरा करने के अलावा कोई चारा नहीं होता। ये बिल्कुल वैसा है जैसे तुम वाटर पाथ कल्टिवेट करती हो और अर्थ पाथ रिसोर्स पॉइंट सेटअप करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। तुम अपनी ताकत का 20% भी नहीं दिखा पा रही हो, जिससे घुटन महसूस होगी। इसलिए मैं सुझाव देता हूं कि तुम कुछ ऐसे मिशंस लो जो तुम्हें अपनी पूरी ताकत दिखाने दे। इस तरह तुम अपने मन को शांत कर सकोगी। यूजी ने सर हिलाया और अपना धन्यवाद व्यक्त किया, लेकिन वो मन ही मन खून के आंसू रो रही थी। जैसा सोचा था, इनका आराम भी मिशन करना ही था। इन गू इमोर्टल्स को शायद पता ही नहीं कि असली आराम क्या होता है। नींद, मुझे 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं, नींद नहीं आए। मैं यहां आने के बाद से सिर्फ 5 बार सोई हूं, और हर नींद 4 घंटे से भी कम की थी। मैं सच में सोना चाहती हूं, तब तक सोना चाहती हूं जब तक कि मेरी नींद अपने आप ना खुल जाए। हाल ही में इतने सारे अर्थ पाथ रिसोर्स पॉइंट्स क्यों ना रहे हैं? मैं इन रिसोर्स पॉइंट्स को अरेंज करते करते उल्टी करने की हद तक थक चुकी हूं। मैं सच में उम्मीद करती हूं कि आगे कुछ वाटर पाथ रिसोर्स पॉइंट्स आएंगे। जब उसने ये सोचा, यूजी को गुस्से में खुद को थप्पड़ मारने का मन किया। तुम क्या सोच रही हो? तुम्हें अभी भी और रिसोर्स पॉइंट्स चाहिए? मैं उम्मीद करती हूं कि कभी कोई रिसोर्स पॉइंट्स ना हो। मैं उम्मीद करती हूं कि मिशंस कम हो। मैं उम्मीद करती हूं कि दूसरे गू इमॉर्टल्स उन्हें पूरा कर लें। मुझे सोने दो, मैं बस एक ठीक से नींद लेना चाहती हूं। वेस्टर्न डेजर्ट, फैंग क्लैन का ब्लेस्ड लैंड हेडक्वार्टर्स। फैंग क्लैन के सारे इमॉर्टल्स मौजूद थे, उनके चेहरे पीले पड़े हुए थे। डिस्कशन हॉल का माहौल इतना भारी था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। जो इन्फॉर्मेशन हमें अभी मिली है उसके मुताबिक वैन क्लैन ने कीन क्लैन से मुलाकात की है, और कीन क्लैन ने पहले हाई कीन लंग को बैटल में हिस्सा लेने के लिए भेजे दिया है। कीन लैंग वेस्टर्न डेजर्ट गू इमॉर्टल वर्ल्ड का एक मशहूर एक्सपर्ट था। उसके पास रैंक 7 कल्टिवेशन थी और वो स्पेस पाथ कल्टिवेट करता था। उसका सिग्नेचर मेथड वॉटेक्स स्वीप था। एक बार ये मूव इस्तेमाल हो जाए तो वो 10,000 ली का इलाका साफ कर सकता था। इसका मतलब हमारे फैंग क्लैन के खिलाफ अभियान में वान क्लैन ने जो अलायंस बनाया है, यूएस में एप्सियो क्लैन, कीन क्लैन, सन क्लैन, शी क्लैन, गोंग क्लैन और टांग क्लैन शामिल हैं। सन क्लैन का रिप्रेजेंटेटिव सन वांग है। उसके पास ज्यादा बैटल स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन वो इन्वेस्टिगेटिव किलर मूव्स में बहुत माहिर है। गोंग क्लैन ने गोंग जाओ छे को भेजा है। तुम सब उसके बैटल अकम्प्लिशमेंट्स के बारे में जानते हो। शी क्लैन का गू इमॉर्टल शी कांग हाल ही में मशहूर हुआ एक एक्सपर्ट है। उसका डिफेंसिव एस्पेक्ट बहुत पावरफुल है। टैंग क्लैन की गू इमॉर्टल टैंग लन के एक टाइम पाथ गू इमॉर्टल है। वो हमेशा से टैंग क्लैन के रिवर ऑफ टाइम के ट्रिब्यूटरी की इंचार्ज रही है। भले ही वो मशहूर ना हो, लेकिन जब टांग क्लैन ने यूज इतना जरूरी काम सौंपा है तो उसकी ताकत जरूर साधारण से ज्यादा होगी। सबसे मजबूत सपोर्ट अभी भी सीओ क्लैन का है। सीओ क्लैन ने सीओ येहू को भेजा है। सही कहा, इस आदमी को जवानी में एक फोर्ट्यूटस एनकाउंटर हुआ था। यूज एक गू इमॉर्टल ट्रू इनहेरिटेंस मिला था और एक डैमेज्ड इमॉर्टल गू हाउस भी। सीओ येहू ने इसके सहारे कल्टिवेट किया जब तक वो गू इमॉर्टल नहीं बन गया। उसने इमॉर्टल गू हाउस को रिपेयर करने में सीओ क्लैन की मदद ली और बाद में अपना नाम बदलकर सीओ येहू रख लिया। अफवाहों के मुताबिक उसका डार्क पाथ इमॉर्टल गू हाउस चेम्बर पॉट बेहद अजीब और खतरनाक है। भले ही ये पॉकेट साइज्ड है, ये गू इमॉर्टल्स को जबरदस्ती अब्जॉर्ब कर सकता है। अगर गू इमॉर्टल बच नहीं पाया और इस पोर्ट में एक रात के लिए फंस गया तो वो पेशाब और मल का ढेर बन जाएगा। फैंग क्लैन के इमॉर्टल्स पर जैसे जैसे डिस्कशन आगे बढ़ा, एक भारी दबाव महसूस होने लगा। वेस्टर्न डेजर्ट के सुपर फोर्सेज में 14 क्लैन्स दी लिन क्लैन, सीओ क्लैन, टियन क्लैन, फैंग क्लैन, डोंग क्लैन, वैन क्लैन, सन क्लैन, मो क्लैन, टैंग क्लैन, कीन क्लैन, शी क्लैन, गोंग क्लैन, जुओ क्यू क्लैन और टूबा क्लैन। अगर रहस्यमयी और अलग थलग रहने वाले ये क्लैन को भी गिना जाए तो 15 क्लान्स हो जाएंगे। फैंग क्लैन उनमें से सिर्फ एक था। सुपर क्लान्स की ताकत की कोई एकदम सही रैंकिंग नहीं थी। वेस्टर्न डेजर्ट सदर्न बॉर्डर जैसा नहीं था। सदर्न बॉर्डर के वो क्लैन ताकत में नंबर 1 जो एक लंबे समय से टेस्ट किया गया था और गू इमॉर्टल्स द्वारा सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया गया था। एक सुपर फोर्स की ताकत कई चीजों से आती थी, जैसे कि गू इमॉर्टल्स, रिसोर्सेज, इमॉर्टल गू हाउसेज और भी बहुत कुछ। और इन चीजों में भी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस थी। असली सिचुएशन में सुपर फोर्सेस कई तरीकों से एक दूसरे से कंपीट, एलाई या दुश्मनी करते थे। इसलिए सुपर फोर्सेस को रैंक करना काफी मुश्किल था। नेचुरली एक हल्की फुल्की सहमति जरूर थी, जैसे कि वेस्टर्न डेजर्ट गू इमॉर्टल वर्ल्ड में
सीओ क्लैन और टीएन क्लैन को आमतौर पर गू इमॉर्टल्स बहुत इज्जत देते थे, क्योंकि पिछले शांतिकाल के दौरान इन दोनों के पास सबसे बड़े बिजनेसेस थे। उनके पास कई गू इमॉर्टल्स थी और उन्हें लीड करने के लिए रैंक 8 गू इमॉर्टल्स भी थे। फैंग क्लैन की ताकत असल में काफी अच्छी थी। फैंग क्लैन के पास रैंक 8 गू इमॉर्टल फैंग गॉन्ग था, 3 इमॉर्टल गू हाउसेस दी, और अब उन्होंने एक अर्थपात इमॉर्टल गू हाउस भी जोड़ लिया था। अगर उनके पास डिवाइन बीन पैलेस होता तो फैंग क्लैन तुरंत हाई वेस्टर्न डेजर्ट के गू इमॉर्टल वर्ल्ड में डोमिनेंट फोर्स बन जाता। बदकिस्मती से वो कामयाब नहीं हुए। ए फ्लैट फैंग क्लैन दूसरे सुपर फोर्सेस के अलायंस का सामना कर रहा था। इन सुपर क्लान्स को बस एक या दो गू इमॉर्टल्स भेजने की जरूरत थी, और ये फैंग क्लैन को मुश्किल में डालने के लिए काफी होता। अगर सुपर फोर्सेस का सिर्फ 1/3 हिस्सा भी इमॉर्टल गू हाउसेस को मोबिलाइज कर देता तो यह फैंग क्लैन के इमॉर्टल गू हाउसेस के स्केल को पार करने के लिए काफी होता। अभी वैन क्लैन को बस बचे हुए सुपर फोर्सेस से कांटेक्ट करना था। फैंग क्लैन के गू इमॉर्टल्स पहले ही अपने दिलों पर भारी बोझ महसूस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कांतों पर बैठे हैं। जैसे हाई इमॉर्टल्स डिस्कस कर रहे थे, फैंग लेंग ने कहा, सब लोग प्लीज यह मत भूलिए कि अभी भी सबसे खतरनाक दुश्मन है जिसका हमें सामना करना है, हेवनली कोर्ट। भले हाई इंफॉर्मेशन कहती है कि हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स साफ तौर पर वेस्टर्न डेजर्ट के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देंगे, लेकिन उनकी गारंटी की वजह से ही हम ग्रेट लव इमॉर्टल वेनरेबल की अथॉरिटी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ये वेस्टर्न डेजर्ट के सुपर क्लान्स अपने आखिरी दर से आज़ाद हैं। जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा चिंता में डाल रही है वो ये है कि हेवनली कोर्ट ने डू रैंक 8 गू इमॉर्टल्स भेजे हैं। उनमें से वान जी होंग वेस्टर्न डेजर्ट के इतिहास में एक मशहूर डिमोनिक पाथ एक्सपर्ट थी। जैसे हाई वान जी होंग का जिक्र हुआ, कुछ फैंग क्लैन के गू इमॉर्टल्स फैंग लेंग का मतलब समझ गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वान जी होंग वान क्लैन से रिलेटेड है? वान जी होंग एक डिमोनिक इमॉर्टल है, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वो वान क्लैन से खून के रिश्ते से जुड़ी है। लेकिन भले ही कोई सबूत ना हो, उस बनाया जा सकता है। अगर वान जी होंग को वान क्लैन का मेंबर मान लिया गया तो हेवनली कोर्ट को वेस्टर्न डेजर्ट के अंदरूनी मामलों में दखल देने का एक बहाना मिल जाएगा। भले ही इसकी संभावना कम है, हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। फैंग लेंग की बातों ने कई लोगों को सर हिलाने पर मजबूर कर दिया। फैंग गोंग मन हाईमन खुश था। उसने फैंग लेंग को अपने सक्सेसर के रूप में पाला था और वो उस दिन ब दिन मैच्योर होते देख रहा था। खासकर इस हाल के दौरान उसका ग्रोथ साफ दिख रहा था। इस वक्त फैंग यू ने कहा, जैसा मैं देख रहा हूं, हमारे क्लैन को ग्रेट लव इमॉर्टल वेनरेबल की मदद मांगनी ही होगी। जब तक ये लॉर्ड हमारी मदद करते हैं, चाहे कितने भी वेस्टर्न डेजर्ट के सुपर क्लैन्स आ जाएं, वो चिंता की बात नहीं है। और सिर्फ ग्रेट लव इमॉर्टल वेनरेबल हाई हेवनली कोर्ट के स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल से टक्कर ले सकते हैं। फैंग यून फैंग दी चांग का सक्सेसर था और फैंग लेंग से अलग जो सिर्फ समस्या बता रहा था, उसने सीधे अपने सॉल्यूशन की बात की। इस दौरान जब फैंग दी चांग को पकड़ लिया गया था, फैंग यून फैंग क्लैन के विजडम पाथ फैक्शन का लीडर बन गया था। उसने इससे कई अनुभव हासिल किए और फैंग क्लैन में उसका प्रभाव भी काफी बढ़ गया था। जहां तक उसने जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल का जिक्र क्यों नहीं किया, इसकी वजह यह थी कि फैंग क्लैन का जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल से कोई कनेक्शन नहीं था। असल में अगर वो उससे कांटेक्ट कर भी पाते तो जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल को शक होता। आखिरकार फैंग क्लैन और फैंग युआन के बीच का कनेक्शन काफी गहरा था। ग्रेट लव इमॉर्टल वेनरेबल ने पहले ही कई रॉकमैन गू इमॉर्टल्स भेजे हैं, लेकिन वो सिर्फ रिसोर्स पॉइंट्स लेने के लिए जिम्मेदार हैं। हमने उन्हें पहले है एक रिक्वेस्ट भेजी है, लेकिन ग्रेट लव इमॉर्टल वेनरेबल दखल नहीं देना चाहते लगता है। फैंग लेंग ने माथे पर बाल डालते हुए कहा। फैंग क्लैन ने ट्रेजर येलो हेवन के जरिए खुले आम फैंग युआन के साथ कुछ रिसोर्सेस का सौदा किया था। रिसोर्स पॉइंट्स का दूसरा बैच चुपके से फैंग युआन के साथ सौदा किया गया था। उन्हें नेचुरली ट्रेजर येलो हेवन के जरिए नहीं भेजा जा सकता था। ट्रेजर येलो हेवन की सबसे बड़ी कमी उसकी ओपननेस थी, हर ट्रांजैक्शन सबके सामने आ जाता। रिसोर्स पॉइंट्स सब गिने और रिकॉर्ड किए जाते थे, सिर्फ उन्हें चुपके से सौदा करके हाई इन्फॉर्मेशन छुपाई जा सकती थी। ग्रेट लव इमॉर्टल वेनरेबल को कदम उठाने के लिए मानने का चांस बहुत कम है और हमारा क्लैन इसकी कीमत भी नहीं चुका सकता। इस वक्त फैंग दी चैंग आखिरकार बोला। वो अब तक शांत बना हुआ था। उसके अलावा फैंग गोंग और फैंग हुआ शेंग ने भी वही किया। ये तीनों फैंग क्लैन के असली लीडर्स थे, वो आसानी से अपने विचार जाहिर नहीं करते थे। इसके अलावा वो फैंग लेंग और फैंग यो को भी खुद को निखरने का मौका दे रहे थे। सुपर फोर्सेस अकेले गू इमॉर्टल्स से अलग होते थे,
वो आमतौर पर आने वाली पीढ़ियों की कल्टीवेशन को प्राथमिकता देते थे। जैसे हाईफैंग दी चैंग बोला, बाकी सब चुप हो गए। वो चुपचाप फैंग दी चांग को देख रहे थे, उनकी उनमें साफ भरोसा था। फैंग दी चांग अचानक हंसा और आगे बोला, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही डिड्यूस कर लिया है कि स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के कदम उठाने की संभावना बेहद कम है। वेनरेबल्स के बीच टकराव में वो एक दूसरे से सीधे टकराव से बचने की कोशिश करेंगे और हमारे मामलों के नतीजे के रूप में खुद नहीं आएंगे। अपने आप को इतना बड़ा मत समझो। वेनरेबल्स की नज़र में हम चींटियों की तरह नीचे हैं। फैंग क्लैन के इमॉर्टल्स चुपचाप सुनते रहे, अजीब चेहरों के साथ सर हिलाते हुए। ये शायद पहली बार था जब वो अपने कमजोर और नजरअंदाज किए जाने पर खुशी महसूस कर रहे थे। फैंग दी चांग ने आगे कहा, लेकिन हमें अभी भी फैंग युआन के साथ सौदा करना होगा, हमें फैंग युआन पर निर्भर रहना होगा, हमें उससे और भी ज्यादा सपोर्ट एक्सचेंज करना होगा। फैंग गोंग ने शब्दों के पीछे का मतलब समझ लिया और माथा सिकोड़ा। जब से हमने वान क्लैन के टेरिटरीज पर कब्जा किया है, हमने पहले हाई वान क्लैन के कई रिसोर्स पॉइंट्स फैंग युआन के साथ ट्रेड किए हैं और इमोर्टल गू और दूसरे रिसोर्सेज एक्सचेंज किए हैं। फैंग युआन द्वारा भेजे गए रॉकमैन गू इमोर्टल्स अभी भी रिसोर्स पॉइंट्स हटाने में लगे हुए हैं। फैंग दी चांग ने सर हिलाया, लेकिन ये अभी भी काफी नहीं है, हमें और भी इमोर्टल गू हाउसेस चाहिए। एक बार जंग शुरू हो गई तो हमारे पास सिर्फ एक रैंक 8 है, वो हो तुम। और वान क्लैन की अलायंस आर्मी में शायद कई होंगे, भले ही वो अभी सामने ना आए हों, एक बार बैटल बिगड़ने पर वो रिइंफोर्स करने आएंगे। इसलिए हमें इमॉर्टल गू हाउसेस चाहिए, तभी हमारे रैंक 6s और रैंक 7s काम आ सकते हैं, तभी वो बैटल में अपनी जानें बचा सकते हैं। वो इमॉर्टल गू हाउसेस के साथ एक हद तक आगे बढ़ सकते हैं और पीछे हट सकते हैं। फैंग क्लैन के इमॉर्टल्स शांत थे। फैंग दी चांग ने एक आहें भरी, हम सब जानते हैं कि मौजूदा सिचुएशन बेहद गंभीर है। हमारा फैंग क्लैन पूरे वेस्टर्न डेजर्ट के राइचस पाथ का सामना कर रहा है। हम सीधे अपनी कल्टिवेशन नहीं बढ़ा सकते, हमारे इमॉर्टल एसेंस स्टोन रिजर्व्स भी काफी नहीं हैं, लेकिन हेवनली कोर्ट उन्हें लगातार इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स भेजे सकता है। हमें अलायंस आर्मी की इस लहर को एक जबरदस्त नुकसान पहुंचना होगा, वरना भले ही हम इस खतरे से बच जाएं, दूसरी और तीसरी अलायंस आर्मी आएगी। हमारा फैंग क्लैन कितनी वेव्स रोक सकता है? असल में हम इस पहली वेव को रोकने में ही अपनी सारी ताकत लगा देंगे। ये एक सही फैसला है, फैंग हुआशेंग ने प्रशंसा की। फैंग दी चांग ने फिर 3 बड़े रिसोर्स पॉइंट्स, जैसे ब्लैक येलो अर्थ पूल, का सौदा करने का जिक्र किया। फैंग क्लैन के इमॉर्टल्स हिल गए। ब्लैक येलो अर्थ पूल एक सुपर रिसोर्स पॉइंट है, ये कोई छोटी बात नहीं है। यह वैन क्लैन का नंबर 1 रिसोर्स पॉइंट है, इसमें उनका गर्व है। क्या हम इसे इतनी आसानी से बेच देंगे? इससे काफी लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होंगे। फैंग दी चांग ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ फैंग गोंग को देखता रहा। फैंग गोंग ने कुछ देर सोचा और फिर सीधे कहा, मैं सहमत हूं, चलो इसे ऐसे ही करते हैं। फैंग दी चांग मुस्कुराया। नाजुक मोड़ पर फैंग गोंग ने यूज निराश नहीं किया। उसने आगे कहा, दूसरे रिसोर्स पॉइंट्स पर बात हो सकती है, लेकिन हमें इस ब्लैक येलो अर्थ पूल को खुलेआम फैंग युआन के साथ सौदा करना होगा। ओह, अच्छा प्लान है। फैंग ने तुरंत रिएक्ट किया, उसकी एड़ तेजी से चमक उठी। जब उन्हें फैंग क्लैन के फैसले के बारे में पता चला, शी गुआबी और बाकी सब हिल गए। फैंग क्लैन को सिचुएशन की इतनी गहरी समझ है। सबसे जरूरी बात, हमारे पास इस तरह के सुपर रिसोर्स पॉइंट को रिलोकेट करने का कोई तरीका नहीं है। शी गुआबी और दूसरे रॉकमैन गू इमॉर्टल्स को थोड़ा अजीब महसूस हुआ। उनके पास सिर्फ रैंक 7 कल्टिवेशन थी और ये सुपर रिसोर्स पॉइंट रैंक 8 लेवल का था। प्लीज चिंता ना करें, अलायंस लीडर ग्रेट लव ने इसका अंदाजा पहले ही लगा लिया था। लू वे येन अचानक प्रकट हुआ और रॉकमैन गू इमॉर्टल्स की अजीब सिचुएशन को हाल कर दिया। लू वे येन हेवन एंड अर्थ ग्रेट लव अलायंस में शामिल हो गया था। वो नेचुरली फैंग युआन का ऑर्डर मिलने पर आया था। उसका डिफेंस सूडो वेनरेबल्स में असाधारण था, वो डू हेवनली कोर्ट इमॉर्टल्स का मुकाबला कर सकता था। इसके अलावा वो अर्थ पाथ कल्टिवेट करता था, इसलिए उसके लिए ब्लैक येलो अर्थ पूल को रिलोकेट करना कोई मसाला नहीं था। एक तीर से 2 निशाने लगाने वाला ये कदम लू वे येन को वेस्टर्न डेजर्ट भेजे जाने वाला सबसे उपयुक्त व्यक्ति बनाता था। बाइनिंग बिंग की डिवाइन सेंस ट्रेजर येलो हेवन में घूम रही थी। उसने दूर प्राइमोडियल डोमेन को देखा और प्राइमोडियल डोमेन के ऊपर फैंग युआन की विल को भी, थोड़ा हिचकिचाते हुए। क्या मुझे भी फैंग युआन के साथ सौदा करना चाहिए? इस दौरान बाइनिंग बिंग अर्थ ट्रेंच की गहराइयों में कल्टिवेट कर रही थी, मौत के खतरे का सामना करते हुए यूस एक्सप्लोर कर रही थी।
इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट अक्सर जमीन की गहराइयों में दौड़ते रहते थे, लेकिन खतरे में हर तरह की किस्मत छिपी होती थी। बाइनिंग बिंग ने इस दौरान कई इमोर्टल मटेरियल्स इकट्ठा किए थे और कई नेचुरल रिसोर्स पॉइंट्स भी ढूंढे थे, जिनमें से ZYA डिटार अर्थपात के थे। इमोर्टल गू को रिफाइन करना सच में बहुत मुश्किल है। अगर मेन फैंग युआन की ताकत उधार ले सकूं, तो ये जरूर एक बहुत बड़ी मदद होगी। बाइनिंग बिंग को ऐसा कदम उठाने की जरूरत महसूस हो रही थी। फैंग युआन के बारे में उसकी समझ के मुताबिक वो उसके साथ सौदा करने के लिए ज्यादातर मामलों में मान जाएगा। लेकिन बाइनिंग बिंग की अपनी चिंताएं थी। एक तरफ उसके पास इन अर्थ पाथ रिसोर्सेस को सीधे ले जाने और उन्हें ट्रेजर येलो हेवन में रखने का कोई तरीका नहीं था। बाइनिंग बिंग आइस और स्नो पाथ कल्टिवेट करती थी और उसके ड्रैगनमैन आइडेंटिटी की वजह से एनस्लेवमेंट पाथ में भी उसकी योग्यता थी। उसके पास अनअर्थ पाथ रिसोर्स पॉइंट्स को खोदने के लिए कोई उपयुक्त इमोर्टल गू नहीं था। दूसरी तरफ बाइनिंग बिंग को चिंता थी कि जमीन के नीचे के अमीर रिसोर्सेज का राज खुलने से फैंग युआन का लालच बढ़ सकता है। फैंग युआन शायद खुद कदम न उठाए, लेकिन अपने कुछ सबॉर्डिनेट्स को भेजना ही बाइनिंग बिंग के लिए मुश्किल पैदा करने के लिए काफी होगा। आखिरकार शेन शांग और लू वे येन भी फैंग युआन से जुड़ चुके थे। जब बाइनिंग बिंग हिचकिचा रही थी, एक अर्थ पाथ रिसोर्स पॉइंट ट्रेजर येलो हेवन में दाखिल हुआ। उसके बाद इस अर्थ पाथ रिसोर्स पॉइंट से एक खजाने की रोशनी निकली, जो एक विशाल स्तंभ बना रही थी जो आसमान को छूटा हुआ लग रहा था। हाँ, ये है एक सुपर रिसोर्स पॉइंट। यहां तक कि बाइनिंग बिंग, जिसने बहुत कुछ देखा था, हिल गई। इस पाल ट्रेजर येलो हेवन में सभी गू इमोर्टल विल्स और डिवाइन सेंसेस तेजी से फ्लक्चुएट हो रहे थे। ओ भगवान, क्या मैं ये गलत देख रहा हूं? एक सुपर रिसोर्स पॉइंट, एक अर्थ पाथ सुपर रिसोर्स पॉइंट। इस तरह का रिसोर्स पॉइंट किसी भी सुपर फोर्स के लिए जरूरी होता है, लेकिन इसे सच में बेचा जा रहा है? सोच से भी परे। कौन सा फजूल खर्च ऐसा काम करेगा? वो अब से कैसे जिएंगे? चाहे कोई भी फजूल खर्च हो, सवाल यह है कि यह रिसोर्स पॉइंट किसे बेचा जा रहा है और कौन हो सकता है? ये बिला शक ग्रेट लव इमोर्टल वेनरेबल हाई हैं। जैसा कि कई इमोर्टल्स ने उम्मीद की थी, यह अर्थपाथ सुपर रिसोर्स पॉइंट फैंग युआन की विल ने ले लिया। जल्द ही रिसोर्स पॉइंट ट्रेजर येलो हेवन से हटाकर सॉवरन इमोर्टल एपर्चर में ले जाया गया। एक खुला सौदा पूरा हो गया। ट्रेजर येलो हेवन में अब भी हंगामा मचा हुआ था। वेस्टर्न डेजर्ट के फैंग क्लैन ने फैंग युआन के साथ सौदा किया है। फैंग क्लैन ने यह अर्थपाथ सुपर रिसोर्स पॉइंट बेच दिया। चेक कर लिया गया है। यह सुपर रिसोर्स पॉइंट ब्लैक येलो अर्थ पूल है। यह मूल रूप से फैंग क्लैन का नहीं था, यह वैन क्लैन का नंबर 1 रिसोर्स पॉइंट है। तो यह वैन क्लैन की प्रॉपर्टी थी। ए फ्लैट समझा, वैन क्लैन हर वेस्टर्न डेजर्ट के राइचस पाथ सुपर फोर्स के पास जाकर एक एंटी फैंग अलायंस ऑर्गेनाइज कर रहा है। फैंग क्लैन सच में बहुत कमीना है इस रिसोर्स पॉइंट को बेचकर। पांचों रीजन्स के गू इमोर्टल्स इस मामले पर चर्चा कर रहे थे। वैन क्लैन को भी जल्द ही इसके बारे में पता चल गया। ये कैसे हो सकता है? वैन जुई किंग की एक नफरत से लाल हो गई जब उसने दांत पीसते हुए कहा, फैंग क्लैन बहुत घटिया, बहुत नीच है। वैन सियो का चेहरा पीला पड़ गया था। ये एक आम सिचुएशन थी जहां एक इंसान को ऐसी चीज बेचने में कोई दुख नहीं होता जो उसकी ना हो। फैंग क्लैन ने अपने सुपर रिसोर्स पॉइंट्स इस्तेमाल नहीं किए, बल्कि उसके बजाय वैन क्लैन का सुपर रिसोर्स पॉइंट बेच दिया। उन्होंने इसे खुलेआम सौदा करने का चुनाव किया। यह प्लान सच में बहुत कमीना था। वैन हाउ ग्वांग को भी एक शादीद सरदर्द महसूस हुआ, क्योंकि यह ब्लैक येलो अर्थ पूल सियो क्लैन को पेमेंट के रूप में दिया जाना था। सियो क्लैन ने एंटी फैंग अलायंस में हिस्सा लेने के लिए कई गू इमोर्टल एक्सपर्ट्स भेजे द, और वो बाद में टेरिटरीज वापस लेने के लिए वैन क्लैन के साथ एक गहरा अलायंस बनाएंगे। लेकिन अब ब्लैक येलो अर्थ पूल चला गया था। फैंग क्लैन ने यूज फैंग युआन को बेच दिया। कौन था फैंग युआन? ग्रेट लव इमोर्टल वेनरेबल, हेवन रिफाइनिंग डेमन वेनरेबल। क्या वैन क्लैन फैंग युआन से ब्लैक येलो अर्थ पूल मांगने की हिम्मत करेगा? क्या सियो क्लैन हिम्मत करेगा? उन्हें 10,000 हिम्मत भी दी जाए तो भी वो ऐसा नहीं करेंगे। जैसा सोचा था, कुछ ही देर बाद सियो येहू मुलाकात के लिए आया। वैन क्लैन, सिचुएशन बदल गई है। हमें एक बार फिर बात करनी होगी, सियो येहू ने भारी आवाज में कहा। वैन हाउ ग्वांग और बाकियों के चेहरे अच्छे नहीं लग रहे थे। जब उन्होंने सियो येहू के साथ अपनी चर्चा पूरी की, वैन क्लैन के इमोर्टल्स के चेहरे और भी खराब हो गए। ये लालची गीदड़, वैन हाउ ग्वांग ने अपनी मुट्ठियां जोर से भींची। वैन क्लैन और सियो क्लैन के सौदे के कंटेंट को कई बार बदला गया। ब्लैक येलो अर्थ पूल हटा दिया गया और वैन क्लैन को कई जायंट रिसोर्स पॉइंट्स जोड़ने पड़े।
सीओ क्लैन के फायदे सुरक्षित होने के बाद सीओ येहू संतुष्टि से चला गया। वैन क्लैन के इमोर्टल्स को गुस्सा और नफरत महसूस हुई, लेकिन वो बेबस थे। उनके पास क्या चारा था? इन राइचस पाथ फोर्सेस को एंटी फैंग अलायंस में हिस्सा लेने के लिए हमारे वैन क्लैन को एक मुनासिब कीमत चुकानी होगी। सीओ क्लैन सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला सुपर फोर्स है, इसलिए हमें उन्हें और भी ज्यादा देना होगा। वो तो सीधे सीधे गिरे हुए इंसान को लात मार रहे हैं। साई, पूरे राइचस पाथ फोर्सेस में सिर्फ टांग क्लैन का ही सबसे राइचस रवैया है। हाँ, मैंने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन इस संकट की घड़ी में हम दूसरों का असली चरित्र देख सकते हैं। टैंग क्लैन ने सबसे कम कीमत मांगी। भले हाई टैंग क्लैन मजबूत नहीं है, एक बार हम अपना टेरिटरी वापस ले लें, हमें टांग क्लैन के साथ और ज्यादा डीलिंग्स करनी चाहिए। ये एकदम सही है। टैंग क्लैन राइचस पाथ का एक असली मॉडल है। जब वैन क्लैन इस मामले पर चर्चा कर रहा था, रैंक 7 टाइम पाथ गु इमोर्टल टैंग लन के, जिसे टांग क्लैन ने भेजा था, चुपके से फैंग युआन से कांटेक्ट किया। रिपोर्ट कर रही हूं, लॉर्ड, सीओ येहू अभी वैन क्लैन से मिलकर गया है। उन्होंने काफी देर तक एक गुप्त चर्चा की, फिर वो चला गया। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि वो संतुष्ट है। फैंग युआन ने सर हिलाया। बस एक हल्की सी डिडक्शन से उस सच पता चल गया, लगता है वैन क्लैन ने ब्लैक येलो अर्थ पूल छोड़कर सीओ क्लैन से और सपोर्ट एक्सचेंज किया है। फैंग क्लैन के साथ प्लान ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। छुपे रहो और इन्फॉर्मेशन निकलते रहो। यस, लॉर्ड। सॉवरन इमोर्टल एपर्चर के अंदर, क्योंकि यहां टाइम फ्लो बहुत तेज था, एक दिन से ज्यादा बीत चुका था। एक अर्थ वेन नोड के आसपास एक अजीब सिचुएशन हो रही थी। घने पीले कोहरे ने इस अर्थ वेन नोड को ढक लिया था। पीले कोहरे से तीर जैसे पत्थर लगातार निकल रहे थे और अर्थ वेन नोड पर हमला कर रहे थे। यूजी ने नोड की रक्षा करने का काम स्वीकार किया था। वो अकेले अनागिनत उड़ते पत्थरों का सामना कर रही थी। उसके शरीर के चारों ओर पानी की भाप थी, जबकि उसके हाथ तेजी से चल रहे थे। विशाल लहरें उठा रही थी जो पत्थरों को डूबा देती थी। यूजी ने शी सनबाई को अलविदा कहने के बाद उसके सुझाव को माना और खासतौर पर एक ऐसा काम चुना जहां वो अपना स्ट्रेस निकाल सके। इसलिए उसने ये काम स्वीकार किया। शुरुआत में वो एक सर्वशक्तिमान हस्ती की तरह थी, उसके मूव्स शानदार और बड़े थे। उसने अपना सारा स्ट्रेस निकाल दिया और ताजगी महसूस की। लेकिन यह अजीब सिचुएशन अब तक जारी रही। यूजी इसे पूरी तरह से दबा नहीं पाई। यूजी इस पल बेचैन और घुटन महसूस कर रही थी। मैं इतनी बदकिस्मत कैसे हो सकती हूं? मैंने एक रैंडम टास्क चुना, लेकिन यह असल में इतना मुश्किल निकला। इन दिनों मैंने जितना इमोर्टल एसेंस खर्च किया है वो पहले ही एक बहुत बड़ा नुकसान है। क्या मुझे मदद मांगने के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स भी निकालने पड़ेंगे? जब यूजी हिचकिचा रही थी, पीला कोहरा अचानक फैल गया और उड़ते पत्थरों की संख्या डबल हो गई। यूजी इसके लिए तैयार नहीं थी और उन्हें रोक नहीं पाई। वो सिर्फ देख सकती थी कि कई उड़ते पत्थर अर्थवेन नोड की तरफ जा रहे हैं। डैम इट! यूजी ने झटके और गुस्से में कोसा। उसने ये काम अर्थवेन नोड की रक्षा के लिए लिया था। लेकिन अगर अर्थवेन नोड नाश हो गया तो उसके कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स काट लिए जाएंगे। नाजुक पाल में अचानक एक साया प्रकट हुआ। उसने हल्के से अपना हाथ हिलाया। भ्रमक गुलाबी रोशनी के कण बिखरे और पीले कोहरे में उद गए। ये एक ड्रीम पाथ किलर मूव है? यूजी हैरान और खुश थी। ड्रीम पाथ किलर मूव साफ तौर पर प्रभावी था। पीला कोहरा तेजी से सिकुड़ गया। खतरा तुरंत ही टला गया। यूजी, लॉर्ड मैंग क्यूजन को प्रणाम काटी है। यूजी ने जल्दी से झुककर प्रणाम किया। वो बेहद उत्साहित थी। सच में, किस्मत और बदकिस्मती एक साथ आते हैं। वो असल में इस घटना की वजह से लॉर्ड फैंग युआन के एक और मुख्य क्लोन को देख पाए। वो सच में बहुत किस्मत वाली थी। तुम ठीक हो? मैंग क्यूजन ने गर्मी से पूछा। यूजी ने अपना सर उठाया और मैंग क्यूजन को देखा। उसके सर पर लंबे गुलाबी बाल जो सपनों जैसे और भ्रमक लग रहे थे। उसकी चमकदार निगाहें बेहद आकर्षक थी। उसके चिकने चेहरे के कॉन्टूर्स पर इस पाल एक मुस्कान थी, जिससे यूजी को गर्माहट और दिलासा महसूस हुआ। कितना सुंदर! यूजी हक्का बक्का रह गई जब उसने मन ही मन सोचा। भले हाईमैन क्यूजन सिर्फ रैंक 6 पर था, उसके द्वारा चिंता दिखाए जाने से यूजी को एक सुरक्षा का एहसास हुआ। उसने फिर अपने प्लान के बारे में सोचा और तुरंत ही और नम्र हो गई। अपना चेहरा ढक कर धीरे से रोने लगी। लॉर्ड मैंग क्यूजन की चिंता के लिए बहुत धन्यवाद। मैंने अर्थवेन नोड की रक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन मेरे पास अर्थवेन नोड के चारों ओर के फॉर्मेशन की रक्षा करने का कोई तरीका नहीं था। मैंग क्यूजन ने सर हिलाया। मुझे ये फॉर्मेशन याद है, मैंने इसे खुद सेटअप किया था।
समय की स्थिति के अनुसार फॉर्मेशन का बेस जमीन के नीचे दफनाया गया था। फॉर्मेशन की संरचना को कुछ हद तक नजरअंदाज किया गया था, इसलिए एक फॉर्मेशन बैरियर भी बनाया गया था। हाँ, यूजी ने सहमति में कहा, फॉर्मेशन बैरियर बहुत आसानी से टूट जाता है। मैंने इसे कई बार ठीक किया लेकिन यह हमेशा तुरंत ही टूट जाता था। मेंग क्यूजेन ने यूजी को गहरी नजर से देखा। अचानक उसने उस अपनी बाहों में ले लिया और उस छूने लगा। उसने यहां रगड़ा और वहां छुआ। यूजी चकरा गई, उसका पूरा शरीर एक मूर्ति की तरह सख्त हो गया। यह अचानक कैसे हो सकता था? लॉर्ड फैंग युआन के क्लोन्स के पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा फर्क था। अगर मुझे यह पता होता तो मुझे सीधे लॉर्ड मेंग क्यूजेन को ढूंढने जाना चाहिए था, है ना? मेंग क्यूजेन कितना अच्छा नाम है, वो सच में एक सपने के सच होने जैसा है। जबरदस्त खुशी ने यूजी के शरीर को भर दिया। उसका सख्त शरीर जल्दी से ढीला पड़ गया जब वो मेंग क्यूजेन की बाहों में सिमट गई और शर्माते हुए मेंग क्यूजेन के चेहरे को ऊपर देखा। लेकिन अगले हाइपैल मेंग क्यूजेन ने शांति से कहा, तुम्हारे शरीर में एक समस्या है, तुम कंटैमिनेट हो गई हो। क्या? यूजी हैरान रह गई। मेंग क्यूजेन ने आगे कहा, तुम्हारा कंटैमिनेशन काफी गंभीर है, अजीब सिचुएशन कंटैमिनेशन का स्रोत है। असल में उसमें अब अस्तित्व में रहने की ताकत नहीं थी, लेकिन तुम्हें कंटैमिनेट करने के बाद तुम पोटेंशियल स्रोत बन गई और उस पाल रही हो। तुम जितना ज्यादा विरोध करोगी, अजीब सिचुएशन उतनी ही मजबूत होती जाएगी। क्या ये सच है? यूजी की एगे एक अविश्वसनीय चेहरे के साथ फैल गई। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? मेंग क्यूजेन हंसा और उसके कंधे पर थपथपाया। देखो, अब तुम्हारे बाल आ गए हैं। मेंग क्यूजेन ने कहा, मैंने तुम्हारे शरीर पर अजीब डाउ मार्क्स को ट्रिगर कर दिया है। यूजी जब देखी तो लगभग बेहोश हो गई। उसने अपनी छाती, नाक, बगल और दूसरे प्राइवेट एरियाज पर बाल देखे। बस कुछ ही सांसों में ये बाल एक वयस्क की हथेली से भी लंबे हो गए थे। मेंग क्यूजेन ने फिर थपथपाया, देखो, तुम पर फफूंद उग गई है। यूजी के बाल पहले सीधे खड़े थे, लेकिन अब वो नीचे झुक गए क्योंकि अन पर हरे सफेद फफूंद उग गई थी। एक तीखी सदन की गंध उसकी नाक में आई। यूजी की ईव से आंसू बहने लगे। ये उसके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। मर्फक के सौंदर्य बोध का बालों से कोई लेना देना नहीं था। मर्फक को स्केल्स, चमक और एक स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप बनाने वाले कॉन्टूर्स पसंद थे। बाल या रोए वाला होना बरसूरत था। वे क्या करूं? प्लीज मुझे बचाए, लॉर्ड मेंग क्यूजेन। यूजी ने गुहार लगाई। ये निराशा की भावना सीधे उसके दिल से आ रही थी। मेंग क्यूजेन मुस्कुराया, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं, तो तुम्हें कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स खर्च करने होंगे। मैं कुछ भी और सब कुछ देने को तैयार हूं, यूजी ने जल्दी से कहा। मेंग क्यूजेन ने हल्के से अपना सर हिलाया, लेकिन तुम्हारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स अभी भी काफी नहीं हैं। यूजी चिंता से चकरा रही थी जब उसने जल्दी से कारण बताया, वो इसलिए क्योंकि मैंने पहले इमॉर्टल गू एक्सचेंज किया था। चलो ऐसा करते हैं। मेंग क्यूजेन ने पहले एक ड्रीम पाथ मेथड एक्टिवेट किया। गुलाबी रोशनी ने यूजी को धक लिया, उसके शरीर के सारे बालों को दबा दिया और उसके मूल रूप में वापस ला दिया। मेंग क्यूजेन ने कहा, मैंने तुम्हारे अजीब डाउ मार्क्स को अस्थायी रूप से रोक दिया है। जब तुम्हारे पास पर्याप्त कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स इकट्ठे हो जाएं तो स्टार कलेक्शन सिटी जाना, वहां तुम्हारा इलाज हो जाएगा। जाओ। मेंग क्यूजेन ने फिर यूजी को छोड़ दिया और अर्थवेन नोड के चारों ओर के फॉर्मेशन को ठीक करना शुरू कर दिया। यूजी ने अपने दांत पीसे और अलविदा कहने के लिए झुकी। उड़ते वक्त उसने मिशन बोर्ड की जांच के लिए एक गू वर्म एक्टिवेट किया। फिर से इतने सारे रिसोर्स पॉइंट अरेंजमेंट के मिशंस क्यों हैं? यूजी का चेहरा पीला पड़ गया, उसके दिल में एक हल्की सी घिन की भावना उभरी। लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। खुद को ठीक करने के लिए वो सिर्फ अपने दांत पीस सकती थी और एक मिशन चुन सकती थी। ब्लैक येलो अर्थ पूल के सेटलमेंट का इंतजाम करो। इस मिशन का रिवॉर्ड सबसे ज्यादा है। चैप्टर एंड।